वेलकम टू पाकिस्तान एकाउंटिंग के एग्रीकल्चर इन टीवी सीरीज में जहां हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सीखेंगे पाकिस्तान के ज़रूरी माशियात के बारे में। आज हम बात करेंगे मुजफ्फर मंगी से, जो कि को फाउंडर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं फार्मदार के। फार्मदार एक पाकिस्तानी एग्रीटेक स्टार्टअप है जो सैटेलाइट इमेजरी और एआई के जरिए पाकिस्तान के फार्मिंग सिस्टम को डेटा ड्रिवन और एफिशिएंट बना रहा है। मुजफ्फर ने अपना कैरियर एडवर्टाइजिंग और टेक्नोलॉजी में गुजारा है, लेकिन उनका मिशन है एग्रीकल्चर को मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्म करना। पामदार की टेक्नोलॉजी न सिर्फ पाकिस्तान में यूज हो रही है, बल्कि ब्राजील, वियतनाम और अफ्रीका जैसे ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्सपेंड हो चुकी है। आज के एपिसोड में हम उनसे जानेंगे किस तरह सैटेलाइट डेटा से क्रॉप प्लानिंग और यील्ड फोरकास्टिंग होती है, पाकिस्तान के फार्मर्स किन आउटडेटेड प्रैक्टिसेस में फंसे हुए हैं और एग्री बिजनेसेस के लिए टेक एडॉप्शन का क्या बिजनेस केस है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है। आज हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर मंगी ने, को फाउंडर एंड चीफ कमर्शियल ऑफिसर फॉर फार्मदार। मुजफ्फर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Varsan Jay, thank you so much for having me. It's a pleasure. इट्स ग्रेट टू हैव यू। इससे पहले हम बात करें फार्मदार के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, व्हाई डोंट वी स्टार्ट, सबसे पहले आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा बैकग्राउंड ये है कि 19 साल की एज पे मैंने काम स्टार्ट कर लिया था। Historically, I began as a writer, as a proofreader. I used to check for spelling mistakes and grammatical errors in documents. From there, just organically एक करियर लिखा था नसीब में, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में। तो उधर 22 साल लगाए। अबाउट 7 years ago was my first entrepreneurial experience। अपनी एक एड एजेंसी स्टार्ट की। माशाल्लाह आई डिड वेल। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बट लाइफ में बस एक ऐसा स्टेज आया कि कुछ और मीनिंगफुल चाह रहे थे। कुछ ऐसा काम करना चाह रहे थे जो शायद आजकल के दौर में सच्ची बात ना लगे, बट जिससे लोगों को फ़ायदा हो और पाकिस्तान का फ़ायदा हो। So advertising is the exact opposite of that. So it was a matter of right time and right place. One of my childhood friends spoke to me about a new idea, and we, as they say, no turning back. सो मुजफ्फर, एडवर्टाइजिंग में इतने साल लगाने के बाद फिर आप एग्रीकल्चर में कैसे आए? देखिए, वो हिस्टोरिकली हमारा खुद का ज़मींदारी का काम है। पाकिस्तान में जनरली हर किसी का कुछ ना कुछ लिंक होता है एग्रीकल्चर से। बट वो एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगी जो एक शायद 2 साल का 20-21 साल के लड़के को अट्रैक्ट की हो। सिंपली बिकॉज़ जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े पुराने ज़माने के प्रॉब्लम्स हैं। तो मसले-मसाइल तो हर काम में होते हैं, वो काम का हिस्सा है। बट पुराने मसले देख के एक यंग लोगों को डिस्करेजमेंट होती है। करियर के दौरान बहुत सारी लोकल और एमएनसी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कंपनीज़ के साथ काम करने को मिला, तो वहाँ से एक नॉलेज गैदर होना शुरू हुई। असल में इस रुख ऐसे है कि मेरे जो बचपन के दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मोहम्मद एंड इब्राहिम, जो आज मेरे माशाल्लाह पार्टनर्स भी हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड है फार्मिंग का और बहुत एक्टिवली, और ये दोनों भाई बड़े एक्टिवली एंगेज थे। मोहम्मद तो खुद ही वाज़ विद मैकेंजी एट द टाइम इन द यूके। तो ये मैंगोज़ एक्सपोर्ट कर रहे थे फॉरेन मार्केट्स को, एंड बड़ा जल्दी हमें कंक्लूजन मिला कि outside of things like, better packaging, cold freight, the problem is underlying on the ground. तो वहाँ पे वो मुझसे उन्होंने कंसल्ट किया, बिकॉज़ मेरा एडवर्टाइज़िंग का काम काफ़ी एक डीप टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुका था। दिस इज़ वेल बिफोर योर टिकटॉक्स एंड व्हाट नॉट। हम ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी सॉल्यूशंस पे काम कर रहे थे। So they consulted with me on, they had the idea of using technology to increase productivity and reducing input costs. तो वहाँ से बस हमने शुरू किया। एक एक्सपेरिमेंट था उन्हीं की ज़मीनों के लिए। और कुछ ही अरसे में लगा कि ये एक्सपेरिमेंट में इतना हमें पोटेंशियल दिख रहा है कि इसको एज़ अ करियर परस्यू किया जाए। सो टेल अस थोड़ा-सा बैकग्राउंड, कि आपका अपना भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है और आपके जो पार्टनर्स हैं उनका भी है। सो थोड़ा-सा ले ऑफ द लैंड दें कि ऑन अ लार्ज बिग पिक्चर बेसिस क्या 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर पे, और फार्मदार किस सॉल्यूशन के साथ मार्केट में एंटर हुआ है? देखिए, चैलेंजेस मल्टीपल हैं। 3-4 से ज़्यादा हैं लार्ज स्केल पे, बट अच्छी बात ये है कि ये सब एड्रेसेबल चैलेंजेस हैं बाय एंड लार्ज टेक्नोलॉजी के थ्रू। एक तो जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं है आई है हिस्टोरिकली, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फॉर एग्जांपल, किस मिकदार में ज़मीन के कौन से हिस्से के ऊपर कितना पेस्टिसाइड कब लगाना चाहिए, ये एक ब्लैंकेट अप्रोच होती है। वो फार्मर अपनी ज़मीन से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, वो बोलता है नहीं जी, एरिया कमज़ोर है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डोज़ डाल दो एक्स प्रोडक्ट का। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ शॉटगन अप्रोच टू वेरी टारगेटेड
प्रॉब्लम, हेंस द टर्म प्रिसिजन एग्रीकल्चर। तो जो इनपुट्स का इस्तेमाल हो रहा है उसका जो एक क्लाइमेट डैमेज होता है, बट मोर ओवर जो इनपुट्स की कीमत बढ़ गई है और उसने फार्मिंग इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट किया है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सेकेंडली आई वुड से डेटा के बगैर जो बड़े इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, पाकिस्तान में किस साल में असल में कितना कपास लगा हुआ था, कहाँ पे लगा हुआ था, क्या कंडीशन थी उसकी, कितना कितना हीट्स के मारे सफ़र करके यील्ड में इम्पैक्ट आया। दिस डेटा दो वेल इंटेंडेड, हर कोई चाह रहा है कि अच्छी नीयत से और बड़ी मेहनत से ये इकट्ठा किया जाए, उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो ऑब्सोलीट है। ऑन ग्राउंड आपके वर्कर्स होते हैं, फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो किस तरह देख सकते हैं 5 फुट के गन्ने के अंदर कि वो ज़मीन के दरमियान के अंदर कितना है। 1 एकड़ होता है 4000 स्क्वायर यार्ड। तो जब आप दोपहर 3 बजे की गर्मी में वो उसका मुआयना करने जा रहे हैं, पाकिस्तान वाइड, दैट मेथोडोलॉजी इज़ फ्लॉड डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स। सो जब आपको ये डेटा एक अच्छी तरह मिल जाता है कि आप एक अगर शुगर फैक्ट्री है, आपके कैचमेंट एरिया में हकीकतन कितना शुगर केन लगा हुआ है, आप उसकी बेहतर प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, प्राइसिंग कर सकते हैं, कंपीटिंग क्रॉप्स क्या है, आप फार्मर्स को लेंडिंग दे सकते हैं, आप उनको सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन ससिंक्टली, नंबर 1, द प्रिसिजन इन एग्रीकल्चर हैज़ बाय एंड लार्ज बीन non-existent. And second, on a larger scale, the data on the basis of which fundamental economic decisions need to be made, that data has been not quite as reliable as one would want it to be. मेक सेंस। तो जो एक ब्रीफ ओवरव्यू दें फार्मदार के प्रोडक्ट के बारे में कि आप आई बिलीव सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू काफ़ी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड देन व्हाट विल डू कि हम सॉर्ट ऑफ फ्रॉम टॉप ऑफ द वैल्यू चेन क्रॉप प्लानिंग से एक-एक करके नीचे जाते रहेंगे और हर स्टेप पे समझते रहेंगे कि सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू क्या-क्या सॉल्व हो सकता है। तो पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दें अपने प्रोडक्ट के बारे में। बिल्कुल ठीक है। आई वुड सजेस्ट इससे एक स्टेप पीछे जाएँ कि ये प्रोडक्ट चलता कैसे है। सो जो सैटेलाइट इमेजरी है वो एसेंशियली एक रॉ मटेरियल है। सैटेलाइट इमेजरी जिस चीज़ को आप और मैं शायद तस्वीर बोलें, टू गिव एन एग्जांपल एंड सिम्प्लिफाइड, जब हम अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीर खींचते हैं, तो वो तस्वीर जो होती है एक आरजीबी पिक्चर होती है। सो देयर इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंबाइंड दे मेक कलर सैंडविच एंड दैट्स व्हाट वी सी। इसके साथ और भी डेटा अटैच्ड होता है, वो लोकेशन क्या थी पिक्चर की, फ़ोन किसका था, किस टाइम के ऊपर ली गई, वगैरह-वगैरह। सो एक तस्वीर, तस्वीर नहीं होती, वो एक डेटा पार्सल होता है। अब सैटेलाइट्स क्यों और ड्रोन क्यों नहीं? बिकॉज़ ड्रोन जब आप गूगल पे जाके एग्रीडेप टाइप करते हैं, तो आपको बहुत सारे ड्रोन्स की तस्वीर आती है। बट अ रियल ड्रोन जो एक फिक्स विंग ड्रोन होता है, वो एग्रीटेक के लिए वो इस्तेमाल होता है। ये जो वीडियोज़ बनाने वाले ड्रोन होते हैं, दीज़ आर नॉट एग्री ड्रोन्स रियली, और इनको आप स्केल नहीं कर सकते बिकॉज़ एक ड्रोन के साथ 2 बंदा चाहिए, बहुत सारा एरिया, नो फ्लाई ज़ोन है, कल्चरल सेंसिटिविटीज़ है, वो किसान बोलता है कि जी हमारी ज़मीनों के ऊपर तस्वीरें खींच रहे हो और ड्रोन एसेंशियली आके तस्वीर खींच रहा है। सो इट्स अ मेजर इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी एज़ वेल। Large labor force of ours in Pakistan is women, so it doesn't work out. We tried it. अ, और उसमें जो डेटा कैप्चर होता है एक ड्रोन से, वो मोबाइल फ़ोन के तकरीबन पूरा होता है। इट्स नॉट मच बेटर। अ सैटेलाइट हाउएवर हैज़ सर्टेन सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस। नंबर 1, उसकी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होती है। नंबर 2, आप 10 लाख एकड़ का कट्ठा एक तस्वीर ले सकते हैं। ड्रोन बंदे नहीं दौड़ाने पड़ते, आपको इमीडिएटली मिल जाती हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक ड्रोन या मोबाइल फ़ोन जो आपको देता है 3 बैंड्स आरजीबी, a satellite can give you up to 21 bands. Now that is the difference between say a standard X-ray or an MRI or CT scan. It's just much richer data. Now based on that rich data set, we actually have AI models that are trained to identify patterns and differences in terms of visual signatures or spectral signatures. सो शुगर केन की अगर मैं मिसाल दूँ तो झंग-ओ-नाट शुगर केन किस तरह कुछ ख़ास बैंड्स को रिफ्लेक्ट करता है और एब्ज़ॉर्ब करता है वर्सेस सीपी-77। देयरफॉर वी आइडेंटिफाई कि ये गन्ने का सिग्नेचर है और उस गन्ने में बाइफरकेशन कैसी है। सो रियली इट्स द एआई मॉडल्स दैट आर यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी एज़ अ रॉ मटीरियल। अब इसके बेसिस पे हमारे आते हैं 2 तरह के प्रोडक्ट्स, एंड अगेन आई वांट टू कीप दिस सरफेस लेवल सो वी कैन बिगिन व्हेरेवर रिक्वायर्ड। 2 तरह के प्रोडक्ट्स हो गए, एक हो गया मैक्रो व्यू, एक हो गया माइक्रो व्यू, एंड द टू स्पीक टू ईच अदर। मैक्रो व्यू मीन्स इस वक़्त ग्वाटेमाला के अंदर या इस वक़्त साउथ अफ्रीका के अंदर कितना मेज़ लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है? उस मेज़ की सोइंग कब हुई थी? कौन से दिन के ऊपर हुई थी? उस मेज़ की हार्वेस्टिंग कब हो रही है? So this large scale data will allow a pesticide manufacturer
to know how much pesticide needs to be manufactured, raw materials need to be imported, what scale it needs to be manufactured at, कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, कितना डीलर लगना चाहिए, उस डीलर को कितना मार्जिन लगेगा, कितना वेयर हाउस होगा, कितनी ट्रकें होंगी, उस ट्रकों की कॉस्ट क्या होगी। ये डेटा जब एक्यूरेट होगा तो आप अपनी प्लानिंग एक भरपूर तरीके से कर सकते हैं। जब आप सैटेलाइट के थ्रू हिस्टोरिकली देखते हैं कि इस यूनियन काउंसिल में पिछले 5 साल में क्या चेंज आया है, तो आप एक ट्रेंड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अप्रैल में 2024 में मेज़ कितना था और जनवरी में 2025 में व्हीट कितना था, तो अगर उसी सेम ज़मीन के ऊपर व्हीट लगा हुआ है, तो ये तो हम आपको जनवरी में बता सकते हैं कि अप्रैल 2025 में कितना कम मेज़ हो जाएगा, राइट? बिकॉज़ दैट सेम फील्ड इज़ ऑक्यूपाइड बाय अनदर क्रॉप। So this data log bill allows for a fairly high degree of optimization and efficiency in business planning, manufacturing, which impacts the economics of farming or running an agri business. एक फर्टिलाइजर कंपनी को अगर एक खास फर्टिलाइजर बनाना है जो चावल के फार्मर के लिए है, वो चावल का फार्मर कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, कब लगा रहे हैं, कब सोइंग कर रहे हैं, उसको अप्रोच करने की सही टाइम क्या है। वियतनाम के अंदर एक डिजीज है कॉल्ड बीबीएच, चावल को आके वो नीचे तक खा जाती है। बीपीएच कहाँ आएगा, उसके वेदर पैटर्न्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, उसका आप एक मॉडल बना सकते हैं। बट वो बीपीएच खास तौर पे 2 चीज़ों पे करता है। जब ज़मीन कट जाती है, तो वो बीपीएच मरता नहीं है, वो इनसाइड वो अगली ज़मीन पे चला जाता है। सो वी आर एबल टू यूज़ दिस टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन वेदर एंड सोइंग टाइम के हार्वेस्ट होने के बाद उस बीपीएच के लिए सबसे ज़्यादा डिलिशियस फसल कहाँ पे होगी और विंड कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम 2 से 3 दिन के गैप पे बता सकते हैं कि इधर बीपीएच अटैक होने लगा है। प्लीज़ प्रिपेयर। सो एक प्रिवेंटिव मेजर लिया जा सकता है उस फसल के लिए जो लूज़ की जाती है। सो आपको जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर 20 से 35% आपका क्रॉप लॉस होता है, जो उस क्रॉप लॉस से प्रेडिक्टिव प्रोडक्शन दे सकती है। सो लार्ज स्केल मैक्रो लेवल डेटा इज़ व्हाट वी कॉल क्रॉप स्कैन। दिस इज़ कंज्यूम्ड बाय एग्री बिज़नेसेस। फिर हमारा आता है माइक्रो लेवल डेटा। अब माइक्रो लेवल डेटा एज़ अ बिज़नेस वी डोंट गो डायरेक्ट टू फार्मिंग, वी फील के फार्मर को अगर इम्पैक्ट करना है, तो जिन इदारों का इट्स एक यू कुड से सेल्फिश कमर्शियल इंटरेस्ट है, उन फार्मर्स को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, मतलब अगर फार्मर अमीर होगा, उसकी जेब में पैसा होगा, तभी वो आपकी चीज़ खरीदेगा और आपसे अच्छी वाली चीज़ खरीदेगा। उन इदारों के पास फर्टिलाइज़र कंपनीज़, पेस्टिसाइड कंपनीज़, शुगर मिलों के पास 2-2 3-3 सौ बंदों की टीम्स होती हैं। उनके थ्रू अगर इम्पैक्ट की क्रिएट किया जाए फार्मर को, तो इन आवर एक्सपीरियंस दैट इज़ वर्कड आउट बेटर फॉर अस। सो वी बिगैन एज़ अ डायरेक्ट टू फार्मर ऑर्गनाइज़ेशन, बट वी वेरी क्विकली बिकेम अ बी टू बी और बी टू बी टू सी ऑर्गनाइज़ेशन। तो ये जो बी टू बी टू सी प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं एग्री चेन। सो क्रॉप स्कैन इज़ मैक्रो, एग्री चेन इज़ माइक्रो। इसमें जब हमारे पास एक फील्ड बाउंड्री आ जाती है कि मुज़फ़्फ़र के फार्म की एक्चुअल बाउंड्री क्या क्या है, जो पाकिस्तान में नॉन एक्जिस्टेंट है, दिस डेटा डज़ नॉट एक्जिस्ट। ब्राज़ील में आपको ये पाया जाता है, हर फार्मर अपने शनाख्ती कार्ड की तरह अपनी वो केएमएल फाइल लेके आता है कि दिस इज़ माय फार्म बाउंड्री। तो पाकिस्तान में ये होता नहीं है। तो इनेबलिंग देम टू नंबर 1 ड्रॉ दैट बाउंड्री विदाउट सेटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड थ्रू एआई, ऑटोमेटेड फील्ड डिलिनिएशन, कि उस इलाके की तमाम फील्ड्स की बाउंड्री तो बन जाए। अब वो बाउंड्री किसकी है? वो हमें फील्ड वर्कर भर के देता है। बट उस फील्ड के अंदर वीकली बेसिस पे हम यूजिंग सैटेलाइट कुछ डेटा दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस फसल की हेल्थ कैसी है? कहाँ पे जर्मिनेशन पीरियड नहीं हुई है? कहाँ पे रीसीडिंग करनी चाहिए? यानी बिफोर आपका सोइंग का मौका निकल जाए। कहाँ पे आपका क्रॉप अंडर स्ट्रेस आया है? अब ना सैटेलाइट ना ड्रोन कोई नहीं बता सकता कि ये स्ट्रेस के कौन-सी बीमारी की वजह से है। बट ये हम ज़रूर बता सकते हैं कि ये वाला पैच जो है, दिस लिटिल पिक्सेल इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट द सेम रेट एज़ द रेस्ट ऑफ देम, प्लीज़ गो इन्वेस्टिगेट। दिस अलाउज़ यू टू मेक अ टाइमली डिसीजन, अर्ली इंटरवेंशन। तो जो फसल खराब हो जाती है, जो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है, जो आप ज़मीन के ऊपर बिला वजह एक्स्ट्रा इनपुट लगा रहे होते हो गलत हिस्से के ऊपर, ज़मीन के कौन से हिस्से के ऊपर आपको कौन-सा बीज लगाने चाहिए, हाई यील्डिंग लगाने चाहिए, ये एक माइक्रो लेवल के ऊपर एनालिटिक्स देता है, फील्ड लेवल। So 2 products. There is macro crop scan, micro field level, which is AgriChain. So the amazing, this is incredible, and दोबारा जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये क्लैरिफाई कर दें कि ग्लोबली अब बहुत सारी सैटेलाइट कंपनीज मौजूद हैं, तो फार्मदार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो फार्मदार को ये सर्विसेज देती हैं, जो भी इमेजरी वगैरह की, और उस पे फिर फार्मदार का अपना एक एआई का सॉफ्टवेयर है जो माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी एनालिटिक्स करके देता है टू स्पेसिफिक बी2बी, बी2जी, बी2सी customers. Is that correct? That is correct.
अच्छा, तो हम अब मैक्रो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो लैंड होल्डिंग का एक बड़ा इश्यू है कि मैपिंग यूएवी के हू ओन्स व्हाट? हाउ कैन दीज़ टेक्नोलॉजीज़ बी यूज्ड? हाउ कैन लेट्स से पंजाब का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या जो पटवार डिपार्टमेंट है, वो आपके साथ किस तरह काम कर सकता है या आप उसको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं कि एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान में जो भी ज़मींदार हैं, चाहे छोटे या बड़े, उनकी ज़मीन का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटली मैप हो जाए सैटेलाइट के ज़रिए। जी। बिल्कुल हो सकता है और हो रहा है एंड अगेन आई वांट टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान में इतना बड़े पैमाने के ऊपर एग्रीकल्चरल चेंज रिक्वायर्ड है कि जब वो चेंज हो भी रही होती है और बड़ी स्पीड में हो रही होती है, हुकूमत बड़ा काम कर रही है इसके ऊपर, पंजाब की भी, सिंध की भी। बट वो चेंज नोटिसेबल नहीं होती बिकॉज़ इट्स जस्ट सच अ लार्ज स्केल। सो एग्ज़ैक्टली व्हाट यू सेड इज़ हैपनिंग एज़ वी स्पीक। सो आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी डिजिटल फ़िल्म के ऊपर डिजिटाइज़ेशन की जा रही है। पहला स्टेप तो ये है। इफ यू ऑफ गो कोर्स, 'cause ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ये दोनों सिंध में भी हो रहा है, पंजाब में भी। डिफरेंट स्पीड्स बट येस, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओके। बिल्कुल हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बट वक़्त लग रहा है उसको। बिकॉज़ जब एंड वो एग्ज़ैक्टली कर क्या रहे हैं वो मतलब जो एक लोकल तो एक ड्राइंग होती है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड पटवारी के पास। तो वो उसको कोऑर्डिनेट्स के साथ डाल के सैटेलाइट से चेक कर रहे हैं। इज़ दे आर दे वो स्टेप 2 है। अच्छा, वो प्लीज़ टेल अस उसका वो कह रहा है और आप लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं या कर रहे हैं? पहला तो स्टेप है कि जो ज़मीन के कागज़ात हैं, जो बड़ी-बड़ी फ़ाइलों के अंदर, पुराने-पुराने कमरों के अंदर पड़े हुए हैं, उनको वाटर डैमेज हुआ हुआ है, वो फेड हुए हुए हैं, वो टेयर हुए हो गए हैं, उनको प्रिज़र्व किया जाए डिजिटली। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हू ओन्स दिस पीस ऑफ लैंड? सेकंड, उस वो लैंड शुरू और कहाँ पे ख़त्म होती है? दैट्स वेयर वी कैन कम इन एंड वी आर हेल्पिंग। सो द डिजिटल बाउंड्री ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, दैट इज़ what we call an AOI or an area of interest. That is absolutely critical. हिस्टोरिकली जिस तरह से पैमाइश को नापा जाता था वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट है। हम कुछ ऐसे लोगों से काम करते हैं, जब वो डिजिटली मैप करते हैं तो बड़े खुश होते हैं बिकॉज़ उनकी 10 एकड़ की ज़मीन थी, उनको पता लगा वो असल में 12 एकड़ की थी। सो इट्स सडनली लाइक देव इनहेरिटेड 2 एडिशनल एकर्स ऑफ लैंड। ऐसे भी होते हैं जिसकी 10 की थी उसकी 8.5 निकली या 8.2 निकली। लेकिन जब आप डिजिटल मैपिंग करते हैं, बाउंड्री क्रिएशन करते हैं, तो उसमें आपको ये भी पता लग जाता है कि जुनैद की ज़मीन कहाँ शुरू और ख़त्म, which has a direct linkage with what to expect out of that piece of land, and that has a direct linkage with how much that farmer should be given in terms of loan or financial enablement. ये जर्नी इस वक्त एक चल रही है। डिजिटल मैपिंग तो फाइल डिजिटाइजेशन तो हो ही रही है, बट साथ-साथ हमारे थ्रू और प्लेयर्स के थ्रू ज़मीन के एक-एक प्लॉट की बाउंड्री ड्रॉ हो रही है। वी हैव टेक्नोलॉजी दैट अलाउज़ यू टू डू एंटायर कंट्रीज़, बट उसके साथ अभी भी ये सवाल आता है, हाउ टू मैच दिस डिजिटल बाउंड्री विद दिस पीस ऑफ बी। तो यहाँ पे आते हैं जो पटवार के नक्शे होते हैं, वो फार्म होते हैं, उनके ऊपर आपका कुछ रिकॉर्ड होता है कि यहाँ पे इस वक़्त करंटली कौन रिज़ाइड कर रहा है। उन चीज़ों को फिर डिजिटाइज़ करना कि ये प्लॉट तो हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, लेकिन इस प्लॉट के ऊपर थी जुनैद की एज़ पर डॉक्यूमेंट, लेकिन बैठा हुआ है इस वक़्त मुज़फ़्फ़र, राइट? दैट्स वेयर द पटवार कम्स इन। इट्स अ हरक्यूलियन एफर्ट, राइट? इट इज़ बीइंग डन। We assess in a couple of years a lot of this documentation and data matching with that digital piece will be done. Because what's also happened is कि आपको ऐसे documents मिलेंगे. For example, if my father owns a piece of land, that piece of land is 10 acres. Those documents were never transferred to me and my brother. They're still running around historically. If someone's father has passed away, that certificate may not even exist. So when my children have that piece of land, 2 children each, so मैं और मेरे भाई हो गए, हम दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। तो ये 10 एकड़ की ज़मीन जब 6 हिस्सों में टूट गई है, उसका तो कोई हिसाब-किताब ही नहीं, right? And that requires on-ground intervention. Here is where your agri-businesses come in and play a huge role. So when a sugar mill owner sends his team to go and find out कि मैं मोहम्मद रमज़ान को लोन देने लगा हूँ, वो ये हमें कन्फर्म कर देता है कि मोहम्मद रमज़ान बैठा हुआ है ज़मीन पे, वो मालिक है या वो लीज़ कर रहा है, या इसके दादे की ज़मीन थी। So you see there's a huge data aggregation effort required. Over there the data we are gathering of कुछ सवा 2 ढाई लाख फार्मर्स का बड़ा रिच डेटा सेट हमारे पास है, दैट इज़ अवेलेबल। और जो पाकिस्तान भर की ज़मीनों की डिजिटल बाउंड्री क्रिएट करना है, दैट इज़ अ पावर दैट नाउ टेक्नोलॉजी ऑफर्स। सो नो बूट्स ऑन द ग्राउंड रिक्वायर्ड टू go in the sun, spending millions of rupees, just drawing coordinates of each piece of land. Now the effort can shift to the land is digitized, who does this land belong to? Who is sitting there? तो ये इस वक़्त हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट बड़े अच्छे स्पेस पे करी है, सिंध गवर्नमेंट भी करी है। चलें, होपफुली ये बड़ा इम्पोर्टेंट पीस है कि पहले पता तो चले क्या किसकी ज़मीन है, कितनी है
ऑल्सो जो प्रोफाइल है कि कितने परसेंट बड़े फार्मर्स हैं, कितने परसेंट छोटे फार्मर्स हैं, क्योंकि इससे आगे जाके जिस तरह से सब्सिडीज़ दी जाती हैं, उसका बड़ा ताल्लुक है। एंड जो अंडरस्टैंडिंग अब ये बन रही है कि अब मेजॉरिटी जो नंबर ऑफ होल्डर है, वो तो बहुत स्मॉल होल्डर हो गया है, तो सिमिलरली उसको ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी में, बाकी सारी चीज़ों में। इसके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं क्रॉप प्लानिंग पे, कि ऑन अ नेशनल लेवल अब इसमें फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ एजुकेटर्स के कई चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि क्योंकि एक एक कोई नेशनल क्रॉप पॉलिसी नहीं होती और इंसेंटिव्स भी उस तरह से नहीं दिए गए, तो पानी का रेट भी इस तरह बिल्कुल फ्लैट है, और वो तो जहाँ पर लेट्स से साउथ में जो वाटर स्केर्स एरियाज़ हैं, वहाँ पर ओवर इरिगेशन करके लेट्स से गन्ना लगाया जा रहा है। एंड सिमिलरली एक ज़माने में 12-13 मिलियन बेल्स कॉटन की लगती थी साउथ पंजाब में, नॉर्दर्न सिंध में। वो एक ज़माने में घट के 4 पर आ गई थी, अब मुश्किल से 6 मिलियन बेल्स पर आई हैं। तो जहाँ पर तो वो एक की क्रॉप जो है, जो एक्सपोर्ट इनेबलर है, वो कम हो जाता है। तो क्रॉप प्लानिंग में आपकी नज़र में इस वक़्त ओवरऑल क्या कंट्री में चैलेंज है? और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? सो देखिए सैटेलाइट का इसमें और क्रॉप स्कैन का इसमें काफ़ी मेजर रोल आता है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ले ऑफ द लैंड, व्हाट्स एक्चुअली आउट देयर। ये डेटा पीसमील है, जो आके माँगता है उनको ये डेटा मिल जाता है, बट फ्रॉम अ आइडियल सिनेरियो प्लानिंग पर्सपेक्टिव पाकिस्तान भर में कौन-सी फसल कहाँ पे लगी हुई है और पिछले 5 साल से वो ट्रेंड कैसे-कैसे चेंज हो रहे हैं। इसके ऊपर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज़ जब तक आपका बेस लेवल डेटा एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होगा, तो एनी प्लानिंग ऑन दैट इज़ गोइंग टू हैव होल्स इन इट। दूसरा देखिए, इसमें 2-3 एंगल्स आते हैं। क्लाइमेट का बड़ा इसके ऊपर एस्पेक्ट है। बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो अब क्लाइमेट रेडी नहीं हैं। सो आर दोज़ एरियाज़ रियली द राइट एरियाज़ फॉर ग्रोइंग दोज़ क्रॉप्स? पानी का इस पे बहुत लिंकेज आता है, पानी की अवेलेबिलिटी क्या है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल चावल हो गया, गन्ना हो गया, दैट शुड आइडियली बी इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ वाटर। हाउएवर इट्स नॉट एज़ सिंपल एज़ दैट। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना हुआ है? अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है फॉर एग्जांपल शुगर फैक्ट्री का, जो है ही उस इलाके में जहाँ कट टू क्रश टाइम में उसको 24 से 48 घंटे में गन्ना पहुँचाना है, तो गन्ना ज़ाहिर-सी बात है उधर ही लगेगा चाहे पानी है ही, because that's where the commercials of that appear. So I think to answer your question on a most basic level, identifying what crops are actually out there on what scale for us to be honest about it, for us to understand how that is changed on a district, tehsil and union council level, that tells you farmer preferences as well, what's changing, and then reassessing the infrastructure that's been built around those crop locations. तो उसमें 2 चीज़ें मैं करती हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाए, ये सहूलतें उस फार्मर को दी जाए जो नेग्लेक्टेड है और ज़रूरतमंद है, not financially but in terms of availability of products, availability of advisory, agronomy practices and so on. एंड दूसरा, क्रॉप सोइंग पैटर्न्स को चेंज किया जाए उन इलाकों में जो ऑप्टिमल नहीं रहे अब उन एरियाज़ के लिए। इफ एन एरिया इज़ नो लॉन्गर ऑप्टिमल फॉर शुगरकेन बट इट्स ऑप्टिमल फॉर रैंडम एग्जांपल सेसमी, well then efforts need to be made towards changing the cropping of that entire area. इसका फाउंडेशन डेटा होती है। इस फाउंडेशन डेटा को देखते हुए अभी तक जो आप लोग ने पिछले कुछ सालों में ट्रेंड्स एनालाइज़ किए हैं, क्या मेजर डेविएशंस नज़र आ रही हैं कि एक्स शुड बी हैपनिंग इन अ सर्टेन एरिया, बट उसके बरअक्स वहाँ पर वाई फसल लगाई जा रही है? देखिए, इसको फार्मर को ना आप थोड़ा इकोनॉमिकली अप्रोच करें, राइट? क्या होना चाहिए रियली डिपेंड्स ऑन द फार्मर्स नी जर्क रिएक्शन टू क्रॉप commodity prices and crop prices. So the farmers had a really rough time in the last 2-3 years. वो एक फसल लगाते हैं, फिर वो इतनी लगना शुरू हो जाती है, उसकी कीमतें गिर जाती हैं। फिर वो वीट लगाते हैं, वीट इतना सारा आ जाता है, फिर सब बोलते हैं, ओहो! हमें तो नहीं पता था, इतना पहले से ही इतना वीट लगा होता है, राइट? तो फार्मर जो है इज़ काइंड ऑफ इन अ बिट ऑफ अ क्राइसिस मोड राइट नाउ। ही इज़ गोइंग टू गो अहेड एंड पुट एनीथिंग that will put food on his table. That's the fundamental problem over here. For there to be a clear outlay कि कितनी फसल एक्चुअली एग्जिस्ट करती है और उसकी प्राइसिंग को किस तरह रेगुलेट किया जाए ताकि फार्मर हर्ट ना हो। जो एफर्ट इस वक्त प्राइवेट सेक्टर कर रहा है फार्मर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है। इदारे जो हैं वो 1-1, 2-2 अरब का लोन लेते हैं अपनी कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर, ताकि वो फार्मर को इंसेंटिवाइज करे कि मेरे लिए आप यही फसल लगाओ वरना मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। दोज़ आर वेरी एक्सपेंसिव लोन्स। उसका तमाम इंटरेस्ट जो है वो ये इदारे मोर और लेस खुद एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। So you've got private organizations going into the lending business just to keep the farmer afloat and convince him to grow a specific crop. So what we have realized is
दैट द फार्मर इज हॉपिंग फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और जो मजबूर फार्मर है वो बेचारा वही लगाएगा जो वो हिस्टोरिकली लगाता आ रहा है, उसके पास एक्सेस और इकोसिस्टम भी उन चीज़ों का है। सो क्रॉपिंग पैटर्न्स यूं नहीं चेंज हो सकते जब तक फार्मर को इंसेंटिवाइज किया जाए उस इलाके में कि आप बेझिझक ये चीज़ लगाओ। वी विल इंश्योर दैट देयर इज एन एम्पल डिमांड फॉर दिस particular crop, and you will make money off this particular crop. That is the farmer will do all the work. He is ready to do it, and he's a very economically minded man. मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि हमारा पाकिस्तानी फार्मर अनपढ़ ज़रूर होगा, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है, वो जाहिल नहीं है। There's a fundamental difference. उसको अच्छी तरह इकोनॉमी का पता है, उसको अच्छी तरह खर्चे का पता है, कहाँ से कमाऊँगा, कहाँ से नहीं कमाऊँगा। बट दैट पुअर मैन्स काइंड ऑफ बीन व्हिटल्ड डाउन इनटू सर्वाइवल मोड। अब देखिए जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, यू डू व्हाट यू हैव टू डू, पुट फूड ऑन द प्लेट। दैट्स द रियल प्रॉब्लम। And I feel that planning in terms of commodity pricing, commodity planning, and ensuring that the farmer is met with some modicum of success is the need of the hour right now. ये जब चीज़ एड्रेस होगी तब वो फार्मर आपकी सुनने को तैयार होगा कि मैं कोई चीज़ लगाऊँ कि ना लगाऊँ। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि यील्ड एनहांसमेंट पर। अब आई वुड इमेजिन कि विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू क्रॉप्स लाइक मेज़ जिसमें पाकिस्तान काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, बाकी सारे मेजर लीडिंग क्रॉप्स में यील्ड्स के चैलेंजेस रहे हैं। हमें कुछ एग्जांपल्स के साथ बताएं कि किस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी और इससे सिमिलर दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के तहत यील्ड्स में यील्ड एनहांसमेंट में मदद हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो देखिए पहले तो देयर इज़ endless potential for yield enhancement in all crops. Some are better than others, but to say that any one crop is maxing itself out in its yields is not entirely true. So what happened with sugarcane this year? Sugarcane में हीट वेव आया, उस हीट वेव की वजह से सही तरह से पानी नहीं लग पाया या सही तरह से कोई हीट वेव रेलेवेंट मेजर्स नहीं लिए, whether they were spraying of biologicals or specific actions. Technology allows you to identify under areas of extended stress. Um, and when you see that stress happening and it correlates with certain weather patterns, it creates a window for you to take action while you still can. That action was not taken. जहाँ 800-800 मन की expectation थी, वहाँ 600 साढ़े 600 मन की आई है। We know this because we calculate yield using a fairly elaborate process, but the customers who were working with us, we saw it unfolding as we speak. हमने देखा अपनी आँखों के सामने कि ये एरिया अंडर स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस के बाद रिकवर नहीं कर पा रहा। सो एटलीस्ट ये तो पता लग गया उन कस्टमर्स को कि इस आप बस आप बताइए कि सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए व्हाट एग्ज़ैक्टली डू यू सी? लेट्स से कि एक सर्टेन एरिया में शुगरकेन लगी हुई है। हेल्प अस विजुअलाइज़ दिस कि किस तरह का डेटा आपके पास आता है जिससे पता चलता है कि ये स्ट्रेस में है? और फिर उसके बाद वो इंटेल किस इदारे को या फार्मर्स को किस तरह से आप देते हैं या दे सकते हैं? एंड देन व्हाट एग्ज़ैक्टली एक्शंस कैन दे टेक? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेज़, राइट? अब मेज़ को एक पिक्सेल होता है हमारा 3 मीटर बाय 3 मीटर का। सो एवरी पिक्सेल दैट वी प्रेजेंट कलर कोडेड हैज़ अ साइज़ ऑफ 3 मीटर बाय 3 मीटर। अब वो 3 मीटर का जो पिक्सेल होता है, उसके अंदर हम एक चीज़ मेज़र करते हैं कॉल्ड एनडीवीआई। एनडीवीआई इज़ एन ओवरऑल वेजिटेशन इंडेक्स। दैट टेल्स यू हाउ इज़ द वेजिटेशन परफॉर्मिंग। सिंपली पुट, अगर एक जगह है जहाँ पे टर्मिनेशन हुई है और जहाँ पे नहीं हुई है, तो जिधर हुई है वो ब्लू या ग्रीन में हम दिखाएँगे। दैट 3 मीटर बाय 3 मीटर पिक्सेल इज़ परफॉर्मिंग वेल, समथिंग इज़ ग्रोइंग। और जहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हुई है, वो इन कंपैरिज़न हम रेड दिखाएँगे। सो on this matter of visualization, this is shown in thousands of little colored boxes that become heat maps of sorts. They are shown in red, meaning worst, orange means better, green means good, blue means fantastic. इस तरह से आप उसको वीकली बेसिस पे ट्रैक करती हैं। अब स्ट्रेस जो है, उसमें हम आइदर वीकली या मल्टीपल टाइम्स अ वीक्स देखते हैं कि ये पिक्सल जो है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर हमें कोई पिक्सल दिखाई दे रहा है जिसके आसपास के सारे पिक्सेल्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं या स्टेबल रह रही हैं, लेकिन इन पिक्सेल्स की वैल्यूज गिर रही हैं, दैट टेल्स अस वन थिंग ओनली। ओवर हियर वी हैड वेजिटेशन, एवरीथिंग वाज ग्रेट, एवरीथिंग वाज जर्मिनेटिंग एंड क्रॉप वाज ग्रोइंग। नाउ फॉर सम रीजन ये जो दरमियान में पिक्सल है, ये 1 था, अब ये 3 हो गए हैं, अब ये 6 हो गए हैं और इनकी वैल्यू ड्रॉप कर रही है। दैट टेल्स अस दैट दिस क्रॉप ओवर हियर किसी गड़बड़ में है, जिसको हम टेक्निकल अल्फाज में स्ट्रेस बोलूँ। अब देखिए स्ट्रेस की वजूहात भी विदाउट सेटिंग फुट ऑन द ग्राउंड आपको हमारे डैशबोर्ड से पता लग जाती है। उधर क्या आपको जो वेदर मिल रहा है इज़ नॉट ऑप्टिमल फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉप। तो अगर कोई फसल है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, सबको पता है, फार्मर को ये पता है कि सफ़र करेगी, तो क्या वेदर इधर ये हुआ हुआ है? क्या बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ी, बारिशें नहीं पड़ी हुई? दूसरा हमारी एक होती है वाटर स्ट्रेस रिपोर्ट, वो भी एक पिक्सल लेवल के ऊपर आपको बता देती है थ्रू द सेम कलर स्कीम
कि यहाँ पे पानी की किल्लत है या यहाँ पे पानी ज़रूरत से ज़्यादा रह गया। तो अगर लैंड लेवल नहीं हुई हुई, एक डिप्रेशन है, टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये वाटर स्ट्रेस तो नहीं है। सो बाय लुकिंग एट द डैशबोर्ड यू कैन सी इट्स नॉट रिलेटेड टू वाटर, इट्स नॉट रिलेटेड टू द वेदर। दिस मस्ट देयरफॉर बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ डिजीज़ और पेस्ट। So it allows you to identify that pinpointed area. ये चीज़ बाय फार्मर और बाय एंटायर डिस्ट्रिक्ट और तहसील हम देते हैं अपने कस्टमर को। तो फॉर एग्जांपल अगर एक शुगर फैक्ट्री हो गई, अगर एक पेस्टिसाइड कंपनी हो गई, तो उनको पूरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये कलर कोडिंग मिल जाती है। They then point their team to go and check what's going on with that. So the next step that's taken is their team goes to do a field survey or validation of that data. They come back with pictures. So if they take a picture using our app, तो उसी लाल वाले पिक्सल पे एक तस्वीर दिख जाती है कि हाँ जी, ये तस्वीर भी corroborate कर रही है जो डैशबोर्ड बोल रहा था और हमने खुद ने देखा है, यहाँ पे गर्मी की वजह से हुआ। Now this unlocks a series of actions. So Corteva, I believe, has a particular biological which you spray on corn जो उसको heat resistant कर देता है during that heat wave. वो सिर्फ तभी इस्तेमाल में फ़ायदेमंद होगा जब सही टाइम के ऊपर उसको दिया जाए। डैमेज होने के बाद कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डैमेज होने से पहले उसको किया जाए। सो अर्ली इंटरवेंशन अलाउज़ देम टू गो टू दीज़ फार्मर्स एंड से, बाय द वे, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन वी हैव ऑफ योर फार्म, यू आर आवर कस्टमर, वी हैव नोटिस्ड दिस पार्ट ऑफ योर फील्ड इज़ स्ट्रगलिंग और सफरिंग और अंडर स्ट्रेस। Let's go and examine it together. Now the farmer sees it with his own eyes and says, you are absolutely right. How can we solve this? And so they make a recommendation for a product और product apply किया जाता है और जो भी उसके ट्रेडिशनल एप्लीकेशन मेथड है वो फार्मर खुद अप्लाई करता है। सो दिस इज हाउ द डेटा इज फ्लोज एंड इज एक्शनबल। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब इसकी जो डिसेमिनेशन है, आई मीन ये टेक्नोलॉजी बाहर भी मौजूद है, आपने इसको बना लिया है, अब ये प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है। आपने शुरू में कहा था कि फ़िलहाल आप बड़े इदारों के थ्रू इसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एंग्रो या फातमा या फौजी है, उनका इंटरेस्ट है कि किसान जो है वो ग्रो करे, या फॉर दैट मैटर बड़ी शुगर मिल्स हैं। तो इज़ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये बी टू सी के थ्रू जा रहा है कि आप बिज़नेस टू बिज़नेस उनको बेच रहे हैं और वो फिर आगे अपने खर्चे पर अपने एंड कस्टमर को, फार्मर को इनेबल कर रहे हैं। Yes, this is correct because again, you have to, for any technology to work, and this might sound crass, right? But for any technology to work, you have to see who's getting rich. You have to follow the commercial trail. So there are many climate smart technologies. They don't really have a commercial impact, right? They're fantastic. They're doing what they're supposed to, but the motivation comes commercially. और मेरा कमर्शियल कम बैकग्राउंड है, कमर्शियल का आदमी हूँ, तो आई थिंक मैं इसी लेंस से दुनिया को शायद देखता हूँ। बट दिस इज़ व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन। अब देखिए एक शुगर मिल है, वो शुगर मिल ने 1 अरब रुपए फार्मर्स को लोन दिया है। लोन शुगर मिल के नाम के ऊपर है। अगर खुदा ना खास्ता वो फसल खराब हो जाती, शुगर मिल ने अपनी जेब से वो बैंक को लौटाने हैं। उसमें फार्मर कहते नहीं जी मैं 17% 20% तो नहीं दे रहा। तो मिल कहती है कोई बात नहीं, आप जितना दे सकते हो दो, बाकी मैं एब्ज़ॉर्ब करूँगा। मिल जाती है, माल उठा के आती है, फर्टिलाइज़र लेती है, पेस्टिसाइड लेती है, वो लेके अपने वेयरहाउस में रख रही है। ये सब मिल करी है। क्यों? वो इसलिए करी है तो ताकि नंबर 1, इस फार्मर के पास पैसा नहीं है, मैं इसको इंसेंटिवाइज़ करूँ, इनपुट्स दूँ, तो ये गन्ना उगाएगा मेरे लिए, मैं बेनिफिशियल। जब वो गन्ना गन्ना उगाएगा, मेरे पास लेके आएगा, तो मैं ही चीनी बनाऊँगा, मैं अमीर हो जाऊँगा। So there is a commercial motivation for them to go through all of this non-sugar related effort, which is banking, essentially. Now, the same logic applies to precision agriculture. If the sugar mill and their agronomy team is trained and equipped with the technology required to make early interventions in order to reduce crop loss or in order to increase yield, they are the beneficial. They will eventually make money off this because अगर 1 एकड़ है जिसमें से 600 मन निकल रहा था, अब 800 निकल रहा है, ज़बरदस्त। खर्चा तो कब वही हुआ। इसमें फ़ायदा ये होता है जब जो हम अब अपने चौथे साल में आके देखें कि वो फार्मर जिसको शुगर मिल जिस नियत से भी आके वो ये डेटा एक्सपोज़ करे बिकॉज़ फार्मर सेज़ शो मी, आई वांट टू सी हाउ यू नो दिस इन्फॉर्मेशन। तो वो एक्सपोज़ हो रहा है। वो फार्मर अब डिमांड करना शुरू हो गया because the farmer has been exposed. So this massive task that organizations like us technically should be doing, but that would come at a cost of 50 to 100 million dollars in 10 years. Nobody's raising those kind of funds, nor should they. To educate the farmer, वो farmer by default खुद educate. So that's why we feel कि एक इदारा जो है is well placed, infrastructured in terms of their motivation, in terms of their ecosystem to take this technology
good for them. They make something of this as well, as they should. But the farmer is apparently getting exposed year on year. And the same we are doing with FFC, the same we're doing with Engro. FFC, Engro are both doing fantastic work. They are truly dedicated to the cause. वो अपनी जेब से ये एफर्ट कर रहे हैं फार्मर तक पहुंचाने के लिए, with no expectation of commercial return in the near future. So I think the penny has dropped. Really, you know the large progressive organizations and even not so progressive organizations सब समझ गए हैं कि हमने मिलजुल के फार्मर का भला करने, वो फार्मर आगे बढ़ेगा तो फिर ही हमारी दुकान चलेगी। मेक सेंस एंड बड़ा क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है कि जो जो अंडरस्टैंडिंग है बेहतर हो रही है कि पानी का मसला है, पेस्टिसाइड का मसला है, वेदर का मसला है और टाइमली उस पे एक्शन लिया जाए एंड यही अगर लार्ज स्केल पे परपेचुएट हो जाता है, तो ओवरऑल जो एक यील्ड एनहांसमेंट है तकरीबन कोई ऐसा हमारा क्रॉप नहीं है जिसमें हम कम से कम 30% या अप टू 50% ग्लोबल एवरेजेस से पीछे ना हो। तो दैट मीन्स कि अगर तो मतलब यहाँ से डबल होने का आसानी से चांस हो सकता है। ये इस टेक्नोलॉजी को लेकर लाइवस्टॉक के पर भी आपने कुछ काम किया है या इससे लाइवस्टॉक पर भी काम हो सकता है? आफ्टर ऑल इट इज़ द बिगेस्ट सेगमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो देखिए, इसका लाइफ स्टॉक पे इन सो मच एज क्रॉप रिलेटेड हो सकता है कि कहाँ उसकी फीड है, कहाँ अवेलेबल है, फीड प्राइसेस क्या होनी चाहिए। पोल्ट्री से होता है, दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉर्न प्रोडक्शन। Tracking of animals and animal health is a slightly separate vertical. There is some amazing work happening over there as well. There's a company called Kaular. There's quite a genius Pakistani involved in that as well in driving it. It's like a Fitbit for cows. सो दैट्स फैंटास्टिक, वो भी हो रहा है, लेकिन वो उस तरह वाइड स्प्रेड नहीं हो रहा जिस तरह आई वुड से प्रिसिजन एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट भी उसमें आ गई है, द आर्म्ड फोर्सेस आर इन्वॉल्वड इन इट एज़ वेल। सो इट्स बिकम क्वाइट कॉमन नॉलेज। आज से 3 साल पहले अगर कोई पूछता कि हमें किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता था, आई थिंक शायद हम ही लोग थे जो यकीन करते थे ये टेक्नोलॉजी टेक ऑफ करेगी। आई फाइंड इट अनबिलीवेबल द प्रेवलेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टुडे। इट वाज़ अनफैथमेबल दैट इट वुड एक्सेलरेट एट दिस स्पीड। मजबूरी भी है इसमें क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इतना सफ़र कर गया है। एवरीवन इज़ नाउ लुकिंग फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू टू फिक्स द प्रॉब्लम। द इंटेंशंस आर गुड, अ लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन। कितनी एफिशिएंसी पे हो रहा है इज़ डिबेटेबल, बट काम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस स्पेस के। मेक सेंस। अब पॉलिसी साइड पर आते हैं। एग्रीकल्चर टैक्सेशन के हवाले से बातचीत होना भी शुरू हो गई है। एक तरफ बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स एक इंडस्ट्री को दिए गए हैं और उसमें जो होता है कि इंडस्ट्री थोड़ी ब्लाइंड फोल्डेड हो जाती है, उसको पता नहीं होता कि उसकी अपनी इनेट एक्चुअली कॉस्ट है क्या, एंड वो इनएफिशिएंसीज जो हैं वो फर्दर परपेचुएट होती जाती हैं क्योंकि किसी ना किसी एंड पर कोई सब्सिडी का प्लग मिल जाता है। तो अब खैर आई थिंक एक फंडामेंटल डिसीजन हो गया कि इससे आगे हटा जाए ताकि मे बी जो इनएफिशिएंट प्लेयर है वो निकलेंगे और ज़्यादा एफिशिएंट और कॉर्पोरेट प्लेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स घुसेंगे। इस पे एक टैक्सेशन का भी सवाल आ जाता है कि जब एग्री टैक्स की बात आती है तो होता है कि उसका हिसाब कैसे लगाया जाए। बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग अब आपके पास स्पेसिफिक सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है, एग्ज़ैक्टली पता है कि किसकी कितनी काश्त हुई है और वो काश्त किस दिन हार्वेस्ट हुई है, किस-किस दिन पर भी हार्वेस्ट हुई है, इवन दो पीसेज़ में हुई हो, और उन दिनों में मंडी में रेट क्या थे। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, हम टू द टी हिसाब लगा सकते हैं। इवन अगर कुछ लोगों ने आढ़ती को बेचा, तो हिसाब लगा सकते हैं कि उस दिन आढ़ती का रेट क्या था। कुछ लोगों ने डायरेक्ट मंडी को बेचा, कुछ लोगों ने जैसे गन्ने का केस है तो मिल्स को बेचा। तो थ्योरेटिकली तो बड़ा क्लियरली मैप आउट किया जा सकता है कि एग्ज़ैक्टली कितनी इनकम कमाई जा रही है और जब ख़ास तौर पे लैंड ओनिंग्स या एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो एक तरफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट की मैपिंग कंप्लीट होगी कि हु ओन्स हाउ मच लैंड, और दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, सो वी नो हु हैज सोल्ड व्हाट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑन व्हाट डेट। डज दैट नॉट गिव अस अ सुपर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रेवेन्यू ऑफ एग्रीकल्चर? So Junaid, it absolutely does. I'm smiling and I'll tell you why. It really does. The technology is right here on the table. It's on my laptop right now. The answer is straight up no ifs and buts, yes, right? But with all technology, it creates discomfort. And if someone was to give me a magic wand and say कि क्या ये पूरे पाकिस्तान भर पे फौरन से कर देना चाहिए, I would say no. टेक्नोलॉजी को हज़म होने में वक़्त लगता है, टेक्नोलॉजी की को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को चेंज करती है एंड चेंज इज़ टेरिफाइंग। एज़ ह्यूमन बीइंग्स वी आर हार्ड वायर्ड टू रेजिस्ट चेंज। इट्स एन एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स।
एंड इन अ इंडस्ट्री व्हिच इज़ अनडिस्रप्टेड फॉर सो लॉन्ग, उसमें आके इतनी सिवियर इन डिस्रप्शन आती है, इट्स गोइंग टू ब्रेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द प्रोसेस, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ लाइक livelihoods. So should this data be made visible to the powers that be? Absolutely. Uh, हम हाजिर हैं, हुक्म. But should this data be rolled out on an aggressive overnight basis like it can? Perhaps not. Perhaps there should be more of a cascading role over here. If you look at how it's happened in Vietnam, वियतनाम में सडनली डूरियन फार्म शुरू हुई है। डूरियन की डिमांड चाइना में बहुत ज़्यादा है, चाइना बहुत करीब है, चाइना ने अपने बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ लगाए। मैं पिछले हफ्ते ही अपनी आँखों से देख के आया, लिटरली 5 डेज़ अगो। एंड नाउ दोज़ डूरियन फार्मर्स आर सुपर रिच। ऐसे-ऐसे इलाके जहाँ पे सड़क पक्की नहीं थी, अब वहाँ पे सबने घर बना लिए और गाड़ियों की कतारें हैं, राइट? सो माशाल्लाह दोज़ फार्मर्स आर डूइंग रियली वेल। Because they are doing well and now they are finally being documented and our technology is being used for this exact purpose over there. They're doing it methodically. Let's first find the big farmers, have a conversation with them. So if anyone is below, say, 100 rai or 100 acre or 75 acre, उसको बाद में देखेंगे। पहले इस बड़े वाले फार्मर से बात करते हैं, भाई वो एक तरीके से चल रहे हैं, वो एक अडेप्टेशन से चल रहे हैं, तो इसको क्या इंसेंटिव मिलने चाहिए, वो स्लैब्स क्रिएट कर रहे हैं। So I understand that we're very desperate for change, right? And we really want to fix a lot of things at the same time. But not all things should be fixed simultaneously, right? Things वो बात मैं आपकी समझ गया। वो आप सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं कि पहले बड़े से स्टार्ट करें, छोटे से करें, वो बात और है। लेकिन आपने भी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी चलाई है, उसमें तो पहले दिन से आपको सेल्स टैक्स देना होता है। आपके जो दोस्तों की फैक्ट्री है, वो भी ज़मीन खरीदते हैं, गार्ड भी अपना रखते हैं, पानी भी अपना लगाते हैं। उसूली तौर पर वह टेक्नोलॉजी तो आज अवेलेबल है, जो हम प्रिसिज़न के साथ बता सकते हैं, किसने कितना कमाया। इज़ दैट ट्रू और नॉट? इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र। बिफोर वी गो, लास्टली मैं फ़ार्मदार के बारे में मज़ीद जानना चाहूँगा। आई बिलीव कि अब आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, ये पाकिस्तान के बाहर भी या शायद प्राइमरीली मेजॉरिटी आपके कस्टमर्स पाकिस्तान से बाहर हैं, व्हिच इज़ अ गुड मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। तो थोड़ा-सा बताएँ, आपके कौन-कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? So, Junaid, we're very proud of the fact कि हम तीनों का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, बट हमारी कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि जो हम करें, हम ठीक करें। और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अहम था कि ये मेड इन पाकिस्तान हो। This is 100% made in Pakistan. Every last line of code is written by young Pakistanis. I want to declare that talent is hard to find. That's a recruitment issue, but the talent is very much there. Because now, mashallah, the product that we have, when we've taken this to a global scale, it's recognized for what it is. वो यहाँ पे made in Pakistan है, local assemble है। दूसरा चीज़ देखिए, हमारा फ़ॉर्मूला था कि हम पाकिस्तान इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मार्केट टू बिल्ड प्रोडक्ट्स लाइक दिस एंड टू टेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक दिस। तो अगर हम यहाँ पे छोटी-छोटी फ़ील्ड्स के ऊपर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, आधे एकड़ की फ़ील्ड के ऊपर कि क्या लगा हुआ है सैटेलाइट से, सो फिर ब्राज़ील के अंदर जो 1000 हेक्टेयर की फ़ील्ड होती है, उसपे तो बहुत आसान हो जाता है, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो द एंटायर आइडिया वाज़ टू बिल्ड these products, really put them through the ringer and trials in Pakistan, and then kind of export this technology in markets where it can fly more easily. तो नाउ माशाल्लाह वी हैव क्रॉस्ड दैट स्टेज। आई वुड से पाकिस्तान में हमारा एक अच्छा कस्टमर बेस है, बट जो हमें लार्ज स्केल ट्रैक्शन मिल रही है या दिख रही है, वो प्रेडोमिनेंटली थाईलैंड, वियतनाम, towards Brazil. Africa is a huge market specifically for sugar. क्योंकि हमारा एक यूज़ केस बन चुका हुआ है, तो वो यूज़ केस मोर और लेस आइडेंटिकल है। Guatemala is a tremendous market over there, extremely progressive people. They're waiting to embrace technology. So ये मार्केट्स करीब-करीब की हैं, जो हमें फ़ायदेमंद दिख रही हैं और टेक्नोलॉजी पिकअप कर रही है। अगेन वीड लाइक टू अप्रोच इट अ बिट मोर सिस्टमैटिकली रादर देन करने के। तो अमेरिका में सबसे बड़ी मार्केट बैठी हुई है इसके लिए, बट मेबी लेट्स स्लो डाउन अ बिट, मेबी लेट्स काइंड ऑफ टेस्ट द वाटर्स एंड अचीव सक्सेस इन 4-5 घंटे की फ्लाइट दूर जो जगह है, वहाँ पे कुछ हम पहले कर लें। तो अभी आप किन-किन मार्केट्स में ऑलरेडी कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं? So we are headquartered in Singapore. We have our teams in Pakistan, Thailand, and Brazil. From there, we are servicing the US, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Thailand, Brazil, of course, and Pakistan. And Kenya and Mauritius. Keep forgetting Kenya and Mauritius as well. ज़बरदस्त। मुज़फ़्फ़र मंगी, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें जॉइन किया, एनलाइटन किया अबाउट जो नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए काम हो रहा है ऑलरेडी ऑन ग्राउंड,
एंड इस पूरी एग्री सीरीज़ में हम बार-बार 2 चीज़ों को साथ-साथ हाइलाइट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हर वैल्यू चेन के हर स्टेप पर इनएफिशिएंसी का फुकदान है। लाइक देयर इज़ सॉरी एफिशिएंसी का फुकदान है। देयर इज़ सो मच इनएफिशिएंसी बट दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्च्युनिटी। मतलब ये $86 बिलियन साल का सेक्टर है और तकरीबन इसका हर एस्पेक्ट जो है अपनी आधी एफिशिएंसी पर चलता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट बीकन ऑफ ग्रोथ हो सकता है पाकिस्तान के लिए एंड इट इज़ रिफ्रेशिंग टू सी कि यू नो प्रोग्रेसिव लोग आपकी तरह के अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं एंड देयर इज़ नो डाउट कि एक-एक करके चीज़ें जो हैं अनमाइंड होती रहेंगी और वो रिफ्रेश होती रहेंगी एंड होपफुली इन अ फ्यू इयर्स विल हैव अ बर्स्टिंग सेक्टर with a lot of growth and progress. Thank you so much. I would want to extend the credit for this to actually all the other stakeholders outside of Farmdar in the industry. We acknowledge how difficult it is what we do. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है। बट और भी लोग ये कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट इदारे भी कर रहे हैं एंड द चेंज इज़ हैपनिंग, इट्स वेरी रियल। तो उनकी जो मेहनत है मैं एक पब्लिक फोरम में उनको हमेशा एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ। थैंक यू एंड साथ ही आई थिंक इस वक्त हम एक्नॉलेज करना चाहेंगे सिंजेंटा को जो एक पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट कंपनी है जो कि सीड लेवल पर और क्रॉप प्रोटेक्शन लेवल पर फार्मर्स को बहुत हेल्प कर रही है। सिंजेंटा ने हमें सीरीज में स्पॉन्सर भी किया है, सो थैंक यू सिंजेंटा फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। एंड हमारी ऑडियंसेस से अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मुजफ्फर पर्टिकुलरली एंड अबाउट सैटेलाइट रिलेटेड टेक्नोलॉजी तो वो सवाल प्लीज़ कमेंट्स में दें, विल मेक श्योर we get those to him and we'll get his responses back to you. And Sathi, I invite you to subscribe and join our community. Thank you and Khudafis. खुदा हाफिज़ जी।